सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अफसल यूट्यूब चैनल ऑफ एसबी ट्यूटोरियल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत नमस्कार। करते हैं एक बार फिर से आप सभी के बीच में क्लासेस को स्टार्ट। जैसा कि अभी देख रहे होंगे आप सभी, ईयर पूरा चिपक सा गया है। क्यों? तो ये चीज, ये फीलिंग तो बच्चे जानते होंगे या फिर मैं जानता हूँ कि बारिश में भीगते हुए आओ और फिर भी पढ़ाओ। क्यों? तो बारिश की वजह से आज टाइमिंग भी बहुत ज्यादा हो गया है, 7:15 हो रहा है और बच्चों का विद्यालय जो है वो 8 बजे का रहता है। तो कहने का मतलब उनको आज की जो क्लासेस हैं वो थोड़ा शॉर्ट होंगी। वैसे आपको क्लासेस जो है 40 मिनट, 60 मिनट, 1 घंटे की रहती हैं, लेकिन आज की क्लासेस बेटा जो आपको मिलेंगी वो आधे घंटे की होने वाली है, क्योंकि टाइम जो है वो बहुत ज्यादा हो चुका है और बच्चों को विद्यालय भी जाना है। तो ये सारी प्रॉब्लम सिर्फ बारिश की वजह से हुई। सेंटर तक आने में काफी मुश्किलों का सामना बच्चों को करके आना पड़ा, या हम कह सकते हैं मुझे आना पड़ा। बच्चे आए या ना आए, वीडियो तो आपको मिल जाएगी, लेकिन मेरे को आने में अगर लेट होगा तो क्लासेस ही शॉर्ट होंगी। क्लियर? कोई बात नहीं, आपके पास अपॉर्चुनिटी है, घर पे जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है? तो क्लासेस को शुरू करने से पहले कुछ शब्द के साथ क्लासेस को शुरू करेंगे कि मखमली रास्ते आए ना हिस्से में हमारे, मखमली रास्ते आए ना हिस्से में हमारे, हमारा तो संघर्षों से गहरा नाता है और अच्छे वक्त में तो किश्तियां खरीदी जाती हैं, तैरना तो बुरा वक्त ही सिखाता है। तो चलते हैं, करते हैं आप सभी की क्लासेस को स्टार्ट। और आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो क्रांति कोण होने वाला है, जिसको हम लोग क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। क्या होता है ये चीजें बहुत ध्यान से समझना है। क्लियर? तो सबसे पहले आपको डिफिनेशन पर नहीं जाना है, डिफिनेशन क्या कह रहा है पहले जो मैं समझा रहा हूं उस पर फोकस करना। डिफिनेशन मान लीजिए अभी स्क्रीन पर लिखा हुआ नहीं है। क्लियर? ये तो आपकी सुविधा के लिए लिख देता हूं पहले से ही, नहीं तो कभी भी मैं डिफिनेशंस को पहले पढ़ाता ही नहीं हूं। पहले समझ लीजिए, डिफिनेशन अपने आप बन जाएगी। तो अभी आप भूल जाइए कि ये डिफिनेशन आपकी स्क्रीन पर लिखी हुई है। क्लियर? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इस तरीके से, ठीक है, सबसे पहले हम लोग इस तरीके से क्या करेंगे, दो माध्यम सपोज करेंगे। कितने माध्यम सपोज करेंगे? दो माध्यम सपोज करेंगे इस तरीके से। क्लियर? अब एक को मानेंगे विरल माध्यम और एक को मानेंगे कौन सा माध्यम? सघन माध्यम। एक हमारा जो होगा वो कौन सा माध्यम होगा? विरल माध्यम होगा। सुजल दिख रहा है? विरल माध्यम। और दूसरा जो है वो हमारा कौन सा माध्यम होगा? सघन माध्यम। अब देखो, सबसे बड़ा डिफरेंस विरल और सघन माध्यम में क्या होता है। जिसमें प्रकाश की चाल ज्यादा होगी वो माध्यम हमारा विरल होने वाला है, ठीक है ना। और जिसमें हमारी प्रकाश की चाल जो है वो क्या होने वाली है? कम होने वाली है, वो माध्यम हमारा क्या होने वाला है? सघन माध्यम। तो जाहिर सी बात है, सघन माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी? कम। और विरल में प्रकाश की चाल क्या होगी? ज्यादा। तो जो सघन होगा उसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा, जो विरल होगा उसका अपवर्तनांक कम होगा। तो कहने का मतलब यहां से हम लोग करेंगे क्या कि कंडीशन पहली ये है, क्रांति कोण बनने के लिए पहला कंडीशन ये है कि जो प्रकाश है वो सघन से किस में जाना चाहिए? विरल में जाना चाहिए। प्रकाश सघन से किस में जाना चाहिए? विरल में जाना चाहिए। ध्यान से समझना है चीजों को। तो हम लोग करेंगे क्या, एक प्रकाश की किरण इस तरीके से ले लेते हैं, ठीक है। एक प्रकाश की किरण हम लोग इस तरीके से ले रहे हैं, ये। अब इस तरीके से एक प्रकाश की किरण मैंने ऐसे ले लिया। क्लियर? अब जिस पॉइंट पर ये लाइट इंसिडेंट होगी वो आपतन बिंदु होता है। जहां पर प्रकाश गिरती है उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? उस बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु बोलते हैं। क्लियर? अब जहां पर प्रकाश गिरेगी बेटा वहां पर हमको अभिलंब खींचना पड़ेगा कि नहीं खींचना पड़ेगा? बोलो। तो यहां पर हम लोग क्या खींच देंगे? इस तरीके से अभिलंब ऐसे खींच देंगे। ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया क्या? अभिलंब हो गया। ठीक है। अब हम जानते हैं कि जब प्रकाश सघन से विरल में जाता है तो अभिलंब की ओर क्या होता है? मुड़ जाता है। प्रकाश जो है सघन से विरल में जाने पर प्रकाश क्या होता है? अभिलंब की ओर मुड़ जाता है कि दूर हो जाता है? दूर हो जाता है। मेरे बात में क्यों जाते? मैंने तो पहले से कहा है, मेरे शब्द को बोलोगे तो मैं कभी सही नहीं बोलता हूं।
एक बार पहला बार जो पढ़ाऊंगा वो सही रहेगा, उसके बाद कभी बीती हुई चीजें सही नहीं बोलता हूँ, वो तुम्हारा माइंड देखूं पढ़े भी हो कि नहीं पढ़े हो। तो जब प्रकाश सघन से विरल में जाता है तो अभिलंब की ओर नहीं मुड़ता है, अभिलंब से दूर हटता है। तो यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर ऐसा होगा, ये प्रकाश की किरण है, इसको ऐसे सीधे जाना चाहिए था, क्योंकि प्रकाश जो है वो किस रेखा में चलता है, प्रकाश जो है वो किस रेखा में चलता है, सीधी रेखा में, तो प्रकाश को ऐसे जाना चाहिए था। लेकिन इधर जाएगा तो प्रकाश अभिलंब की ओर क्या होगा, यहां देखना स्क्रीन पे, अगर प्रकाश जो सीधी रेखा में जा रहा है अगर इधर गया तो अभिलंब की ओर क्या हो गया, मुड़ गया। लेकिन अगर यही प्रकाश जो ये देख रहे हो स्क्रीन पर, अगर यही प्रकाश ऐसे हो जाए, अगर यही प्रकाश कैसे हो जाए, इस तरीके से हो जाए, तो हम क्या कहेंगे कि प्रकाश जो है सीधी रेखा में ऐसे जाता है, ऐसे हो गया, तो अभिलंब से क्या हो गया, दूर हट गया, अभिलंब से क्या हो गया, दूर हट गया। तो ये कंडीशन ऐसे होता है। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ हो जाए कि ये जो प्रकाश अभिलंब से दूर हटता है, ये जो अभिलंब से दूर हटता है, ऐसा कुछ हो जाए कि यही प्रकाश जो है, यही प्रकाश जो है आपका वो क्या हो, अभिलंब से दूर हटे, तो अपवर्तन कोण का मान कितना डिग्री हो जाए, ऐसे चलकर चली जाए सीधे, इस तरीके से चल के चली जाए। मतलब जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जा रहा है तो बताओ यहां पर जो ये कोण है इसको क्या बोलेंगे, आर, क्या बोलेंगे, और आर का मान यहां कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। आर का मान कितना डिग्री हो जाए, 90 डिग्री। मतलब जो ऐसे जाना चाहिए था वो सीधे ऐसे निकल जाए, सतह से होती हुई निकल जाए, तो अपवर्तन कोण कितना हो जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा, ये आपतन कोण है ना, तब इसी आपतन कोण को हम लोग आई ना कह के आईसी कहने लगते हैं, क्रिटिकल एंगल, मतलब क्रांतिक कोण कहते हैं। तो मतलब हुआ क्या डेफिनेशन, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बने अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो जो आपतन कोण है वो आईसी मतलब क्रांतिक कोण कहलाता है। स्क्रीन पे आप देखेंगे तो वही लिखा है कि सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण मींस आई, जिसके लिए विरल माध्यम में बने अपवर्तन कोण का मान कितना डिग्री हो जाए, 90 डिग्री के बराबर हो जाए, तो वही हमारा क्या कहलाता है, वही हमारा क्रांतिक कोण कहलाता है। क्लियर हो गई बात समझ में। और इसको हम लोग किससे लिखते हैं, इसको आईसी से लिखते हैं। तो क्रांतिक कोण कब बनेगा, प्रकाश सघन से विरल में जानी चाहिए, कंडीशन नंबर 1, और विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान क्या हो जाएगा, 90, तब जो आपतन कोण होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, क्रांतिक कोण कहेंगे। बोलो कोई दिक्कत, आगे इसका यूज होने वाला है कहां पर, इंद्रधनुष में, कहां पर, तो इस बात को ध्यान में जो है वो क्या करना है, रखना है। बोलो इतनी बात समझ में आ गई। तो इसी से जुड़ा एक फार्मूला भी हम लोगों को पढ़ना है कि अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध क्या होता है। मतलब अपवर्तनांक को हम लोग किससे लिखते हैं, अपवर्तनांक को हम लोग लिखते हैं म्यू से, और क्रांतिक कोण को लिखते हैं किससे, आईसी से, या बहुत लोग इसी को सी भी लिखते हैं। ठीक है, चाहे सी लिखो और चाहे आईसी लिखो, दोनों होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों का संबंध बनाएंगे। संबंध कैसे होता है आइए देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इस तरीके से क्या करेंगे, बोलो, एक सरफेस ले लेने वाले हैं। क्लियर, इस तरीके से क्या करेंगे, एक सरफेस ले लेंगे, और सपोज इस पर क्या लेकर जाएंगे, एक प्रकाश की किरण ऐसे सीधी लेकर जाएंगे। क्यों, बोलो, तो ये प्रकाश की किरण ऐसे चली जाएगी ना, बोलो, और यहां पर क्या खींच देंगे, यहां पर क्या खींच देंगे, अभिलंब इस तरीके से खींच देंगे। ऐसे मैंने क्या किया, एक अभिलंब खींच दिया, तो ये क्या हो गया, ये आपका आईसी हो जाएगा ना, और ये क्या हो जाएगा, आर, जो कि कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। ये माध्यम हमारा क्या होगा, सघन, और ये माध्यम क्या होगा, विरल होगा। क्लियर, तो इसी का हमको जो है वो संबंध बनाना है। क्या बनाना है, संबंध बनाना है कि क्या होगा। तो मान लेते हैं कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से किसमें जा रहा है, विरल में। सघन माध्यम जैसे हम जल ले लिया, जल में चाल प्रकाश की कम होगी, वायु जैसे विरल ले लिया वायु, तो प्रकाश जल से किसमें जा रहा है, वायु में। तो सघन माध्यम जल, विरल माध्यम वायु में प्रवेश करता है।
तो सघन माध्यम में बताओ आपतन कोण क्या है, आई, और विरल माध्यम में अपवर्तन कोण क्या है, आर है। तब क्या हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, तब इसको हम लोग जो है वो सॉल्व करेंगे। तो बताओ तब क्या लगाएंगे हम लोग, स्नेल का नियम। तब स्नेल के क्या, स्नेल के नियम से, बताओ स्नेल का नियम क्या होता है, म्यू बराबर होता है साइन आई अपान साइन आर। या इसी को हम मान लें जल की जगह ऐसे अगर हो तो कांच भी ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, क्योंकि कांच में भी प्रकाश की चाल क्या होती है, कम होती है। तो बताओ प्रकाश किससे किसमें जा रहा है, कांच से वायु में। तो यहां पर क्या लिखेंगे, जी, और म्यू का मतलब अपवर्तनांक और ए का मतलब वायु, ईयर, ठीक है। तो मतलब प्रकाश जी से किसमें जा रहा है, ए में जा रहा है, जी से ए में जा रहा है, मतलब वायु का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष, मतलब प्रकाश जिससे जाता है उसको बोलेंगे सापेक्ष। तो प्रकाश कांच से जा रहा है ना, नीचे से ऊपर, तो कांच के सापेक्ष किसमें जा रहा है, वायु में, तो वायु का अपवर्तनांक। क्लियर, आया समझ में। तो यहां से कितना हो जाएगा, जी म्यू ए इक्वल टू साइन आई, और अपान में कितना हो जाएगा, साइन आई अपान में कितना हो जाएगा, साइन आर हो जाएगा। तो ये फार्मूला होता है स्नेल का नियम। क्या होता है ये फार्मूला होता है हमारा जो वो स्नेल का नियम होता है। अब हम करेंगे क्या कि इसी फार्मूले में बेटा करेंगे क्या कि जी म्यू ए इक्वल टू जो हमारा साइन आई है, उस साइन आई को हम लोग साइन आई सी लिख देंगे, क्योंकि आपतन कोण क्या है हमारा, क्रांतिक कोण है, तो आई सी हो गया है। और बटे में साइन आर का मान कितना होता है, साइन आर का मान 90 है ना, 90 है तो 90 रख देंगे। तब हमारा जी म्यू ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन आई सी को साइन आई सी लिखा रहने दो ऐसे, और साइन 90 की वैल्यू कितना होता है 1, लिखो चाहे ना लिखो, तो बोलो कितना हो जाएगा। तो जी म्यू ए इक्वल टू क्या, बोलो, जी म्यू ए इक्वल टू हो जाएगा क्या, साइन आई सी। एक संबंध तो ये हो गया, एक संबंध आपका ये हो गया, किसके सापेक्ष, कांच के सापेक्ष वायु के अपवर्तनांक का क्रांतिक कोण से क्या संबंध होता है। जब प्रकाश कांच से वायु में जाएगा तो फार्मूला क्या लेंगे, जी म्यू ए इक्वल टू साइन आई सी। लेकिन जब यही कहे, इसी फार्मूले को ऐसा कह दे, कहते प्रकाश वायु से अगर कांच की बात करें, कांच में आ रहा है, तो इसी को हम क्या लिखेंगे, वायु के सापेक्ष, किसका, कांच का, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो जी म्यू ए है ना, तो जब वायु के सापेक्ष कांच में जाएगा तो पहले क्या लिखेंगे, ए म्यू जी। तब अगर मैंने इसको उलट दिया है तो ये भी उलट जाएगा, तो साइन आई सी कहां चला जाएगा, बटे में चला जाएगा, और ऊपर कुछ नहीं बचा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो यहां से कितना हो जाएगा, ए म्यू जी इक्वल टू 1 अपान साइन आई सी किसके बराबर होता है, क्लास 10th में पढ़ा होगा, बोलो, क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा 1 अपान साइन कॉसेक की, किसके होता है, 1 अपान साइन आईसी जो होता है वो किसके होता है, कॉसेक आईसी के होता है। और ये भी फार्मूला हमारा जो है वो बन के क्या हो गया, ये भी हमारा जो है वो फार्मूला इस तरीके से क्या हो गया, बन के ये इस तरीके से ये भी हमारा क्या हो गया, एक फार्मूला बनकर तैयार हो गया कि जब बात करेगा अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध, तो कांच के सापेक्ष कहे, सघन से विरल के सापेक्ष कहे तो साइन आईसी, लेकिन जब विरल से सघन के सापेक्ष कहे तो कॉसेक आईसी का यूज जो है वो करना है। क्लियर, न्यूमेरिकल में कैसे यूज होगा, न्यूमेरिकल कराते वक्त हम आप सभी को क्या करेंगे, बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने सीखा कि क्रांतिक कोण हमारा क्या होता है, क्लियर। और दूसरी चीज को हम लोगों ने क्या सीखा कि हमारा अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में जो संबंध होता है वो क्या होता है, कुछ भी नहीं है एकदम, है ना। तो ये सारी चीजें तो काफी आसान है, और पूरी फिजिक्स ही आसान थी, कहीं पर कोई मुश्किल लगा, बताओ। पूरी फिजिक्स पहले चैप्टर से पूरी लास्ट फिजिक्स सेकेंड पर भी हम लोग आ गए,
और बताओ क्या कुछ मुश्किल है? अभी लोगों का फिजिक्स सेकेंड स्टार्ट भी नहीं हुआ होगा, लोग फिजिक्स फर्स्ट को ही पढ़ रहे होंगे। हम लोग यहाँ फिजिक्स सेकेंड को भी, या फिर ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म फरवरी से स्टार्ट किए होंगे या जनवरी से, वो लोग खत्म करने वाले होंगे कोर्स। क्यों, कितना चल रहा है अभी ऑनलाइन? तो कितना स्टार्ट हुआ, खत्म हुआ? अभी चल रहा है, मतलब हम ही सबसे तेज हैं क्यों? अब सोच लो, खुद ही सोच लो, पीडब्ल्यू वाले भी पीछे चल रहे हैं क्यों भाई? अरे चाहे जितना लेक्चर हो, क्या हेडिंग से ज्यादा पढ़ा दिया जाएगा? अरे नीट वूट क्या होता है, नीट वूट निकालना होता। चलो अब हम देखेंगे क्या क्रांतिक कोण किन किन चीजों पर निर्भर करता है ना? कि कैसे पता चलेगा क्रांतिक कोण कब ज्यादा होगा, क्रांतिक कोण कब कम होगा, क्या कैसे फलाना धमाका दिन होगा, जो भी होता है, ठीक है ना? तो एक फार्मूला जानिए क्रांतिक कोण का क्या होता है, कि जो म्यू आपका होता है, क्या क्या कि म्यू जो है वो बराबर होता है किसके? म्यू इक्वल टू आपका होता है 1/sin। अच्छा ऐसे समझो, अभी अभी पढ़े हो म्यू इक्वल टू क्या? कॉसेक आईसी ना? तो कॉसेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं? म्यू इक्वल टू 1/sin आईसी। फार्मूला यही तो होता है ना, बोलो, होता है कि नहीं? तो कहने का मतलब दोनों एक दूसरे का उल्टा है, दोनों एक दूसरे का उल्टा है। अगर म्यू ज्यादा होगा तो साइन कम होगा, साइन आईसी क्रांतिक कोण कम होगा। अगर ये ज्यादा होगा तो ये कम होगा, ठीक है? ये ज्यादा तो ये कम, अपवर्तनांक ज्यादा तो क्रांतिक कोण कम, क्रांतिक कोण ज्यादा तो अपवर्तनांक कम, उल्टा होगा। तो अब देखो अपवर्तनांक का मान जो होता है वो प्रयुक्त प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है, ठीक है? अपवर्तनांक किस पर निर्भर करता है? प्रकाश के रंग पर। मैंने बताया था कि बैगनी रंग के लिए अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है और लाल रंग के लिए अपवर्तनांक क्या होता है? कम। मतलब अगर मैं अपवर्तनांक की बात करूंगा तो अपवर्तनांक जो है वो मैक्सिमम होता है किस कलर के लिए? वायलेट। किसके लिए? वायलेट। अगर वही अपवर्तनांक को मैं बात करूं तो वो मिनिमम होता है किसके लिए? मिनिमम होता है किसके लिए? रेड के लिए। ओके, वायलेट के लिए मैक्सिमम और रेड के लिए मिनिमम। मतलब वायलेट के लिए अपवर्तनांक क्या होता है? अधिकतम। और रेड के लिए क्या होता है? ठीक है। तो क्रांतिक कोण देखो, मैंने बताया था म्यू जिसके लिए ज्यादा होगा क्रांतिक कोण उसके लिए कम होगा, उल्टा होता है ना? जिसके लिए म्यू अधिकतम होगा उसके लिए क्रांतिक कोण कम होगा, जिसके लिए म्यू न्यूनतम होगा उसके लिए क्रांतिक कोण। तो यहाँ पर देखो बैंगनी रंग के लिए सर्वाधिक है ना, तो यहाँ पर देखो बैंगनी रंग के लिए क्रांतिक कोण का मान न्यूनतम है कि नहीं? यहाँ बैंगनी रंग के लिए देखो अधिकतम अपवर्तनांक, लेकिन क्रांतिक कोण बैंगनी रंग के लिए न्यूनतम, और लाल रंग के लिए क्या होता है? अधिकतम होता है। तो प्रकाश के रंग पर भी निर्भर करता है क्रांतिक कोण और क्या? अपवर्तनांक। बात समझ में आया? दूसरा, क्रांतिक कोण का मान सघन और विरल माध्यम के जोड़े पर निर्भर करता है। जैसे प्रकाश जल से कांच में जा रही है, या प्रकाश जल से वायु में जा रही है, या प्रकाश जल से हीरे में जा रही है, तो इस पर भी निर्भर करता है कि क्रांतिक कोण का मान ज्यादा होना है कि कम होना है। क्लियर? और तीसरी बात, अगर ताप बढ़ाओगे, जैसे जल है, जल को गर्म करोगे तो उसका घनत्व तो घट जाएगा। तो घनत्व अगर घटेगा तो अपवर्तनांक भी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। और ऐसे कंडीशन में जब अपवर्तनांक घटेगा तो क्रांतिक कोण बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा होता है। और अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है दोनों एक दूसरे को उल्टा होता है। अपवर्तनांक ज्यादा तो क्रांतिक कोण कम हो जाएगा, इस बात को भूलना नहीं। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं, क्या पूछूं, कि हमारे पास 7 कलर्स हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, तो बताओ क्रांतिक कोण किसके लिए सबसे ज्यादा होगा? लाल रंग के लिए। क्रांतिक कोण सबसे ज्यादा किसके लिए होगा? सबसे कम किसके लिए होगा? अगर मैं पूछूं ब्लू कलर और येलो कलर में सबसे ज्यादा क्रांतिक कोण किसके लिए होगा? येलो के लिए। क्योंकि
नीचे आओगे तो अपवर्तनांक कम होगा, ऊपर रहोगे तो अपवर्तनांक ज्यादा होगा। तो अगर मैं ब्लू और येलो में कंपेयर करूं तो नीचे कौन है, तो इसका अपवर्तनांक क्या होगा, कम होगा, तो क्रांतिक कोण ज्यादा होगा। क्लियर? तो ऐसे हम लोग पता कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं सीधे अगला टॉपिक हमारा जो होने वाला है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसको बोलते हैं प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और इसमें भी कंडीशन यही है कि प्रकाश आपका सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करना चाहिए। क्लियर? तो बेटा देखो समझो क्या होता है। अगर मैं जनरली बात करूं इस तरीके से, तो हमारा प्रकाश जो है वो देखो वाटर से ईयर में जा रहा है। तो वाटर क्या होता है, इसमें चार्ज कम होती है, तो ये क्या होगा, सघन, और ये हमारा क्या होगा, विरल। तो प्रकाश को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए भी सघन से किसमें जाना चाहिए, विरल में जाना चाहिए। तो जब प्रकाश सघन से विरल में जाता है तो यहाँ θ1 θ2 माना है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप I मान लो, यहाँ पर R मान लो। क्लियर? तो आप पहला कंडीशन जानते हो कि ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए, R का मान कितना डिग्री हो जाए, यहाँ 90 तो है ना, तो उसे हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। अभी अभी पढ़े हो क्या, हर्ष, क्रांतिक कोण। जब ऐसा कंडीशन हो जाएगा तो क्रांतिक कोण हो जाएगा। लेकिन अगर इसी R का मान 90 से ज्यादा हो जाए, अगर R का मान क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, कितने से, 90 से ज्यादा हो जाए, तो ये जो प्रकाश की किरण इस तरीके से जा रही वो नहीं जाएगी, जिस माध्यम से जा रही है, वाटर से जा रही थी ना, तो इसी तरीके से जितना कोण बना के गई है, मान लिया I, उतना ही कोण बना के मान लिया R, वापस आ जाएगी। और इस घटना को ही बोलेंगे क्या, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्लियर? बात समझे क्या, कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है तो R का मान, R मतलब अपवर्तन कोण का मान क्रांतिक कोण, अपवर्तन कोण का मान क्या हो जाए, क्रांतिक कोण से मतलब 90 डिग्री से ज्यादा हो जाए, तो उसी को हम लोग बोलेंगे। तब हमारा जो प्रकाश है वो दूसरे माध्यम में ना जाकर उसी माध्यम में क्या हो जाता है, वापस लौट जाता है। और इस घटना को ही हम लोग बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बात समझ में आ रहा है क्या? ऐसा होता है, ऐसा क्रांतिक कोण के लिए होगा। और ऐसा जब क्रांतिक कोण से मान प्रकाश की किरण का ज्यादा हो जाएगा तो R जो है वो दूसरे माध्यम में ना जाकर उसी माध्यम में क्या हो जाएगा, वापस चला जाएगा। और ये घटना हमारी क्या कहलाती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। समझ में आया कब होगा, जब अपवर्तन कोण R का मान कितने से ज्यादा हो, 90 डिग्री से ज्यादा हो, तो ऐसा होने वाला है। कोई दिक्कत? तो इस घटना को ही हम लोग बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब एक बात समझना, इससे पहले मैंने आप लोगों को पढ़ाया था प्रकाश का परावर्तन, क्यों पढ़ाया था, और आज तुम लोग पढ़ रहे हो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। दोनों में डिफरेंस है कुछ भाई? प्रकाश तो दोनों में वापस जाता है ना, जितना कोण बना के आता है उतना कोण बना के वापस चला जाता है। तो इसमें भी I किसके बराबर होगा, इसमें भी I आपका क्या होगा, R के बराबर। अगर I का मान 40 होगा तो R का मान भी कितना होगा, 40 होगा। लेकिन अंतर क्या है दोनों में, कोई होगा, कोई डिफरेंस होगा? तो मैं बताता हूं डिफरेंस क्या होता है। डिफरेंस ये होता है कि जितना प्रकाश का परावर्तन में मैंने तो बताया था कि ये संपूर्ण प्रकाश को क्या कर देता है, टकराने के बाद वापस। लेकिन एक बात मैंने बताया था, संपूर्ण नहीं, लगभग 99% को ये वापस तो कर देता है, लेकिन कुछ परसेंट को वो क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। लेकिन जब आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन की बात करेगा तो इसमें 100% होगा, इसीलिए इसका नाम है पूर्ण। पूर्ण मतलब पूरा पूरा, और आंतरिक मतलब ये किसी माध्यम के अंदर होगा, पैक। जैसे जल है तो जल के अंदर ये होगा। जैसे इंद्रधनुष बनता है तो इंद्रधनुष में वर्षा की बूंदें गोल होती हैं, तो जब प्रकाश वर्षा की बूंदों में प्रवेश करता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन वर्षा की बूंदों के अंदर होता है, इसलिए आंतरिक होता है। और परावर्तन मतलब प्रकाश की किरण टकरा के ऐसे क्या हो जाती है, वापस हो जाती है वर्षा की बूंदों में। पढ़ाऊंगा जब इंद्रधनुष आएगा। लेकिन वही है ना, दूध पीने वाले बच्चों को चटनी चटानी नहीं चाहिए, बच्चा क्या हो जाएगा, खत्म। भाई जाहिर सी बात है, बच्चे का जन्म होता है, बच्चे को दूध पिलाना चाहिए, उसको क्या चटनी चटाते हैं मोमोज वाली क्यों? तो बच्चा क्या होगा, मरी तो जाएगा।
आई ये बात समझ में कि नहीं आई? बोलो इतने में कोई दिक्कत? तो इसके लिए भी शर्त है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए भी शर्त है कि प्रकाश सघन से किसमें जाना चाहिए? प्रकाश सघन से किसमें जाना चाहिए? विरल में जाना चाहिए। तो देखो यहाँ पर क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की कुछ शर्तें हैं जो कि आपके स्क्रीन पर लिखी हुई हैं। क्या? कि प्रकाश किरण को सघन से किसमें जाना चाहिए? विरल में जाना चाहिए। ये और साथ में आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान जो है आई का मान, वो किससे ज्यादा होना चाहिए? क्रांतिक कोण से। ऐसा होगा यहां पर ये जो आपतन कोण है इसका मान किससे ज्यादा होना चाहिए? आई का मान आईसी से ज्यादा होना चाहिए। ऐसा होगा तो क्या होगा? ऐसा होगा तो क्या होगा? तब अपवर्तन कोण आर जो है वो 90 से क्या हो जाएगा? ज्यादा। जब आई का मान, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा होगा तो अपवर्तन कोण का मान भी 90 से ज्यादा हो जाएगा, और ऐसे कंडीशन में ऐसा हो जाएगा। क्लियर? तो सीधी सी बात जानो कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए, तब होगा। क्लियर? अब इसके कुछ उदाहरण भी हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कि कहां पर यूज होता है। जैसे मैं बात करूं हीरे का चमकना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से होता है। पानी में वायु के बुलबुले का चमकना, पानी में वायु के जो बबल्स होते हैं वो अलग दिखते हैं ना। अगर भाई एक जैसा दिखता तो उसमें दिखाई नहीं देता, लेकिन जब वायु के बबल्स ऊपर जाते हैं तो दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं? तो जाहिर सी बात है ज्यादा चमक होगी तभी अलग अलग दिख रहा है। पानी जैसा होता तो एक जैसा मिल जाता उसी में। सिक्के का वायु में लटकते हुए दिखाई देना, पानी में कोई सिक्का डाल दो तो वो हवा में लटका हुआ दिखाई देता है, उठा हुआ। पढ़े हो कि नहीं? आभासी वास्तविक गहराई में पढ़ा भी है। साथ ही कांच की परख नली का चमकते हुए दिखना, लैब वेब में जो परख नली देखते हो चमकते हुए दिखता है, बशर्ते गंदा ना हो, धूल मिट्टी जमी हुई हो, नहीं तो कौन सा चमक ही नहीं रही थी। और काजल पुती गेंद का पानी में चमकते हुए दिखाई देना, कोई गेंद पर काजल पोत दो और पानी में डाल दो, देखो चमकता है कि नहीं चमकता है। डामर जानते हो? डामर देखते हो ना, उसी डामर को ले आओ, पॉलिश वॉलिश करके डाल दो पानी में, देखो चमकता है कि नहीं चमकता? चमकता है। क्लियर? और साथ में मरीचिका, समझते हो? मरीचिका का मतलब जो है ही नहीं उसको पाने का प्रयास करना। मरीचिका का मतलब जो है ही नहीं और उसको पाने का क्या करना? प्रयास करना। जैसे कभी सड़क पे जा रहे होगे गर्मियों के दिनों में, तो सड़क पे दूर देखते होगे तो लगता है पानी रोड पे गिरा हुआ है। क्यों? देखा है ना? तो बाइक लेके आगे जाते हो तो पानी दिखता नहीं, फिर और आगे दिखता है। तो हम लोग कोशिश करते हैं अभी पहुंच जाएंगे वहां तक, खींचे रहते हैं कि अभी पहुंचेंगे वहां पानी, लेकिन वहां पहुंचते मिलता नहीं, आगे पहुंचता फिर जाते चलो देखते हैं। तो जो है ही नहीं और उसको पाने का प्रयास करना। इसी वजह से रेगिस्तान में हिरन वगैरह जो है वो डेथ कर जाता है। क्यों? उसको लगता है दूर देखता है पानी है, दौड़ता रहता है और उसको वहां पर पानी मिलता नहीं है, फिर और आगे देखता है और दौड़ता है, उससे वो डिहाइड्रेट हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है और इसकी वजह से उसकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। बात समझ में आया? तो ये है। अब हीरा कैसे चमकता है उसके बारे में आओ बताते हैं कि हीरा कैसे चमकता है ना? कि हीरा कैसे चमकता है। जैसे हीरा होता है इस तरीके से, ये हीरा है, ठीक है? और हीरे में जब कोई प्रकाश ऐसे पहुंचता है तो ऐसे अंदर गया, क्या हुआ? ऐसे अंदर गया। अब यहां पर सपोज आपतन कोण का मान ज्यादा हो गया क्रांतिक कोण से, तो प्रकाश बाहर ना जाके अंदर ऐसे वापस चला गया। अब यहां पर भी आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो गया तो यहां भी प्रकाश से टकरा गया, यहां भी ज्यादा हो गया ऐसे, यहां भी ज्यादा हो गया, यहां भी ज्यादा हो गया ऐसे। मतलब अब हीरे के अंदर जितनी प्रकाश की किरण जा रही है टकरा के, वो बाहर निकल ही नहीं पा रही है, बाहर निकल ही नहीं पा रही है। तो मतलब हम ऐसा कह सकते हैं हीरे ने प्रकाश की किरण को कैद कर लिया। अब बताओ हीरे के अंदर प्रकाश कैद हो गया तो प्रकाश चमकेगा कि नहीं चमकेगा? भाई प्रकाश उजाला करेगा कि नहीं करेगा? तो इसी वजह से हीरा जो है आपको वो क्या होता है? चमकते हुए दिखाई देता है। बात समझ में आया? क्लियर? तो ये सारी चीजें हो गई। और उसके बाद हमारा जो अगला हेडिंग है वो है प्रकाशिक तंतु। क्या है अगला हेडिंग हमारा?
प्रकाशिक तंतु क्या होता है, आइए इसको हम जो है वो क्या करते हैं, समझ लेते हैं कि प्रकाशिक तंतु क्या होता है। ठीक है, तो इसको हम बनाते हैं थोड़ा ठीक ठाक तरीके से। उड़ी बाबा, ठीक है, कौन सो रहा है, इधर तुम तो ये कैसे कह रही हैं? ऐसा कुछ सीन है ना। ऐसा एक नली टाइप का रहता है जिसको बोलते हैं प्रकाशिक तंतु, ऑप्टिकल फाइबर, ऐसे रहता है पूरा। ठीक है, फोटो खींचे यहां, दिखाई दिया वहां, जैसे एक्सरे कराने जाते हो तो मशीन होता है ना, ऊपर लाके रखता है और फोटो खींच लेता है, हड्डी वड्डी आ जाती है, खींचता यहाँ है और पेपर निकाल के लाता कहीं और से, देखा है कि नहीं। तो वो सारे तरीके जो होते हैं वो इसी पर आधारित होते हैं। तो इसका यूज क्या होता है समझना। अब इसमें देखो दो तरीके का काम होता है। जो बाहर वाला माध्यम होता है वो विरल होता है, और अंदर का ये जो मान होता है, ये भाग होता है, ये क्या होता है, सघन होता है। कैसे पता, क्योंकि बाहर वाले का अपवर्तनांक लगभग 1.5 के होता है और अंदर वाले भाग का मान 1 पॉइंट क्या होता है, 7। जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा, जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा वो सघन होगा, क्यों, और जिसका अपवर्तनांक कम होगा वो विरल होगा। तो भाई 1.7 ज्यादा है ना, और 1.5 क्या है, कम। तो जब इसमें कोई प्रकाश की किरण ऐसे जाएगा, जब इसमें कोई प्रकाश की किरण ऐसे प्रवेश करेगा, तो यहाँ पर सघन से विरल में जा रहा है, तो यहाँ पर क्या होता है, ऐसे टकरा के वापस हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। तो यहाँ भी ऐसे होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यहाँ भी ऐसे होगा, यहाँ भी ऐसे 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 इधर उधर होते हुए ऐसे बाहर निकलता है प्रकाश। तो इधर से भेज दिया गया, इधर से रिसीव कर लिया गया। ठीक है, तो ये पूरी घटना जो होती है वो किस पर आधारित होती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर ही आधारित होती है, और इसमें कुछ भी होता नहीं है। ठीक है, तो क्या है, प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित एक युक्ति होती है जिसकी सहायता से हम प्रकाश सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। वही चीजें क्या है स्क्रीन पर जो है लिखी हुई, चाहे छोटी दूरी भेजना हो और चाहे बहुत अधिक दूरी भेजना हो, तो उसको हम इसी के सहायता से क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। अब जैसे देखा होगा राम मंदिर में गर्मियों के दिनों में देखा होगा, रामचंद्र जी के मस्तक पर रुद्राभिषेक किया जाता है सूर्य की तिलक का, सूर्य की किरणें जो है वो मस्तक पर सुशोभित की जाती हैं। किया है, देखा है कि नहीं, अरे देखा नहीं है, गर्मियों के दिनों में प्रकाश को मस्तक पे डाला जाता है, मत्थे पे सूर्य तिलक होता है ना। तो वो इसी टेक्नोलॉजी पर आधारित होता है। मंदिर के ऊपर कहीं छत पर प्रकाश आके पड़ता है, वहां पर लेंस वगैरह लगा के प्रकाश को खींचा जाता है, और फिर ऐसी नली होती है और उस नली के माध्यम से प्रकाश को सीधा मस्तक पर भेजा जाता है। तो वो पूरी टेक्नोलॉजी किस पर काम करती है, प्रकाशिक तंतु के आधार पर वो काम करती है। ठीक है, कहीं भी तुम्हारे घर में पूरा अंधेरा हो, कोई दिक्कत नहीं है, जाओ छत पे लगवा दो, लेकिन सिस्टम महंगा होगा थोड़ा सा। छत पे कहीं लगवा दो, बस वो प्रकाश खींच के पूरे कमरे में उजाला उजाला कर देगा। दिन में बल्ब जलाने का कोई जरूरत ही नहीं। क्यों, टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ेगा, लेकिन ये टेक्नोलॉजी थोड़ी सी कॉस्टली है। ठीक है, तो अब जैसे इसका उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है, प्रकाशिक तंतु का जो उपयोग है वो कहाँ कहाँ पर किया जाता है देखते हैं। तो इसका उपयोग दूर संचार में सिग्नल को संप्रेषित करने में किया जाता है। कहीं सिग्नल को दूर भेजना है तो भी इसका यूज ही करते हैं। जैसे इधर से कहे हेलो तो उधर सुनाई दिया हेलो, तो उसमें भी यूज किया जाता है। विद्युत सिग्नल को भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना जाता है। विद्युत सिग्नल भी एक हिसाब से यही है, फोन से निकलने वाली सिग्नल जो होती है वो विद्युत सिग्नल भी तो होती है ना। और साथ ही साथ
इसका उपयोग करके वस्तुओं का प्रतिबिंब दूर स्थान तक भेजने में किया जाता है। जैसे एक्सरे वगैरह करते हैं, इधर में मशीन कहीं और लगी होती है, फोटो खींचा भेज दिया उधर, तो हड्डी वड्डी टूटी फटी रहती है तो दिखाता है एक्सरे। करायो कि नहीं? कितने लोग का हाथ टूटा है, तो एक होता है ना ऊपर से लाके हड्डी स्कैनिंग करते हैं, बस एक ही लोग का टूटा, हंस दो। और तो चलो एक बार तोड़ो सब लोग जाके और देखो कोई मशीन होती है फोटो खींचने वाली, तभी तो पता चलेगा। अरे फिजिक्स सीखना है कि नहीं सीखना है? हाँ, फिजिक्स सीखना है कि नहीं सीखना है ना? तो मैंने बता दिया है, आज जाना अपना हाथ पैर तोड़ना, ठीक है? अरे तोड़ लेना, मेरे कहने पे एक बार तोड़ना, अपना हाथ पैर को क्या करना, एक बार तोड़ना, और तोड़ने के बाद क्या करना, डॉक्टर के पास जाना, कह देना तो देखो वो कौन सी मशीन से स्कैनिंग करता है कि कहाँ पे टूटी हुई है। तो अगर वो स्कैनिंग करेगा तो हाँ, ये समझ लेना कि सर ने सही पढ़ाया था, मेरा प्रैक्टिकल सक्सेसफुल हो गया। और नहीं हुआ तो उसका पूरा खर्चा मेरा। अगर एक्सरे में मतलब ऐसा वो नहीं करता तो उसका पूरा खर्चा जो है वो मेरा रहने वाला है। क्लियर? तो ठीक है, ये इतनी चीजें। अब जैसे हीरे का चमकना अभी अभी बताया है, हीरा कैसे चमकता है, क्यों भाई? अभी अभी पढ़े हैं ना? कहते हैं ना हीरा चाहिए, ले जाके जो मांगे उसको दे देना यहीं से। बस हीरे का वादा कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चांद तारे तोड़ने का वादा नहीं। क्यों तनवीर? नहीं तो किसी को सोचे हो चांद तारा भी एक है। वो होता है ना, एक गाना वाना होता है, आसमान से चांद तारे तोड़ लाएंगे। यही चक्कर में हमारे वैज्ञानिकों को परेशान होना पड़ा कि भाई ऐसा करूं नहीं तो किसी का प्रॉमिस टूट जाएगा, इसीलिए उसने चंद्रमा पे चंद्रयान को भेजा, है ना? तो किसी ने वादा कर रखा रहा होगा और उसको वादा पूरा करना रहा होगा, क्या पता भाई साइंटिस्ट किया था। कौन? सोमनाथ। उस समय इसरो के अध्यक्ष वही तो थे, बोलो, अध्यक्ष वही तो थे क्या? अब देखो इसमें क्या होता है, ऐसे प्रकाश की किरण जाती है, कौन? क्या चीजें हैं, मुझे तो खुद ही नहीं समझ में आता ऐसा क्या है आस्की में। क्या क्या कर बैठते हैं, ऐसा ऐसा केस। अब देखो बाहर का माध्यम वायु है, अंदर का माध्यम हीरा है, तो जाहिर सी बात है हीरा सबसे ज्यादा कठोर पदार्थ होता है, और जो सबसे कठोर पदार्थ होगा उसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होगा। हीरे का अपवर्तनांक 2.41 होता है। कितना होता है? 2.41 होता है, ठीक है? अब प्रकाश वायु से जब हीरे में जाएगा तो क्या खींचना पड़ेगा, यहां पर ऐसे अभिलंब खींचना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है जब प्रकाश विदल से सघन में जाएगा, क्यों बोलो, तो प्रकाश अभिलंब की ओर ऐसे क्या हो जाएगा, बोलो, प्रकाश ऐसे अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। देखो इसको जाना चाहिए था ऐसे ना, सीधी रेखा में, क्योंकि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, लेकिन ये सीधी रेखा में ऐसे ना जाके ऐसे अभिलंब की ओर ऐसे क्या हो गई है, ऐसे मुड़ गई है। क्लियर? कोई दिक्कत? अब यहां भी हम लोग क्या खींचेंगे, यहां पर भी हम लोग अभिलंब खींचेंगे, यहां पर भी हम लोग क्या खींचेंगे, अभिलंब खींचेंगे। बट इधर में होता क्या है कि इधर में होता है कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा हो जाता है। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। तो जब ऐसा होगा तो प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में इधर से बाहर ना जाके उसी में क्या हो जाता है, अंदर लौट जाता है। फिर अभिलंब खींचेंगे। क्यों भाई? तो यहां भी फिर से वही काम होगा, हर्ष इसकी याद में खोए हो बाबू, हाँ? तो यहां भी हम लोग क्या खींचेंगे, अभिलंब खींचेंगे, ठीक है? अभिलंब खींचेंगे यहां भी, तो यहां से भी प्रकाश की किरण ऐसे टकरा के क्या हो जाएगा, वापस चला जाएगा। तो यहां भी हमको क्या खींचना पड़ेगा, यहां भी हमको अभिलंब खींचना पड़ेगा, और यहां भी ऐसे क्या होगा,
प्रकाश की किरण ऐसे टकरा के क्या हो जाएगा, वापस चला जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस बेटा इस तरीके से ऐसे बारी बारी से, ये पूरा प्रोसेस ऐसे बारी बारी से ऐसे चलता रहता है। अब प्रकाश की किरण बताओ बाहर निकल पाएगा क्या? निकल पाएगा क्या? नहीं निकल पाएगा। इसीलिए हीरा जहां जहां प्रकाश टकराता है ना, उन सारे पॉइंट पर प्रकाश चमकना चालू कर देता हीरे के अंदर, और इस वजह से हीरा जो है हमको लगातार वो क्या होता है, चमकते हुए दिखाई देता है। ठीक है ना? तो क्या टेक्नोलॉजी है, समझ रहे हो? एक बार उसके अंदर प्रकाश गया तो अटक गया। ठीक है, तो अटक गया तो अटक गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये होता है। और अब जो हम लोग कल पढ़ेंगे इस टॉपिक में अच्छा ऐसे प्रकाश पता है कितनी बार, इसमें ऐसे प्रकाश है एक बार कोई नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, ऐसे ये प्रक्रिया होती है। ये प्रक्रिया ऐसे अनंत बार होती है। कितनी बार? अनंत बार। तभी तो हमेशा लाइफ टाइम चमकना, लाइफ टाइम चमकता है कि नहीं? तो इसी वजह से ऐसा होता है। ठीक है, तो आज की क्लासेस को हम लोग यहीं पर क्या करेंगे, समाप्त। ठीक है, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर क्या करने वाले हैं, समाप्त करने वाले हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपवर्तक सतह के बारे में जो है वो पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में? और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब जितनी चीजें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, पेपर में आने वाली चीजें। आपसे जितने डेरिवेशन पढ़ोगे, हर एक डेरिवेशन जो है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्लियर? क्या होने वाला है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है इसके बाद के सारी डेरिवेशन, इसलिए छोड़ना नहीं है उसको। ठीक है, 5 नंबर का आएगा, कोई एक आएगा तो 5 नंबर का आएगा। और मान के चलना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए रेगुलर आना, बीच में गैप करना नहीं है। ठीक है ना? तो क्लासेस को हम यहीं पर समाप्त करेंगे आज। उम्मीद करेंगे क्लासेस आपको समझ में आई होंगी, और अगर क्लासेस अच्छे से समझ में आई होंगी तो वीडियो को हर एक बच्चे के पास जरूर शेयर करना जो पढ़ने वाले हैं, ताकि वो भी अच्छे से मेहनत कर सके। आपकी वजह से अगर कोई पढ़ने लग जाए तो इससे अच्छा कार्य क्या हो सकता है? अपना भला सोचने से अपना भला नहीं होता है, दूसरों के बारे में सोचने से ही अपना भला होता है। क्लियर? तो क्लासेस को यहीं पर जाते जाते समाप्त करेंगे, और जाते जाते कुछ चंद लाइनों से हम क्लासेस को समाप्त करेंगे कि कटेंगे पर मेरी फिर भी मेरी परवाज़ बोलेगी, कटेंगे पर मेरे फिर भी मेरी परवाज़ बोलेगी, मेरी खामोशियों में मेरी आवाज़ बोलेगी, और कहाँ तक तुम मिटाओगे मेरी हस्ती मेरा जज्बा, ये मिट्टी जर्रे जर्रे से मुझे जाबाज बोलेगी। तो इसी शुभकामनाओं के साथ आप सभी बच्चों को एक बार फिर से बहुत बहुत नमस्कार। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक धमाकेदार क्लासेस के साथ। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।